नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी सत्याश में। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हाजिर हूं एक नए रोचक वीडियो के साथ। मिड डे मील, निःशुल्क शिक्षा, हर गांव में बिजली और हर खेत में पानी। अगर मैं ऐसी योजनाओं की बात करूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो महज चंद बरस पुरानी कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनके सही क्रियान्वयन की दरकार अभी भी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज़ादी के महज 6 बरस के बाद, जब इस देश में अनाज की भी किल्लत थी, हमें अपनी रोज़ाना की आपूर्ति करने के लिए भी बाहर से विदेशों से आयात करना पड़ता था, उस दौर में भी इस देश का एक सूबा था जहां ना बरन इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं लॉन्च हो चुकी थी, बल्कि 15 बरस के अंदर अंदर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी कराई जा चुकी थी। कौन सा था वो सूबा? सूबा था मद्रास। और वो व्यक्ति जिसने इतनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का खाका आज से 60 बरस पहले ही बना लिया था, उसका नाम था के कामराज, यानी कुमारस्वामी कामराज। आज के इस वीडियो में हम कुमारस्वामी कामराज की ही बात करने वाले हैं। कुमारस्वामी कामराज के विषय में अगर मुझे इंट्रोडक्शन देना हो तो वो कुछ ऐसा होगा कि जब आज के दौर में किंग मेकर की बात होती है, मतलब किंग मेकर जिनकी सबसे ज़्यादा भूमिका हो किसी प्रदेश की सत्ता बनाने में या किसी प्रदेश में गठबंधन के जरिए सरकार बनाने में, जैसे हमने बिहार के लिए लालू प्रसाद यादव को किंग मेकर कहा, फिर महाराष्ट्र चुनाव में शरद पवार को किंग मेकर कहा। तो ऐसे में इस देश की राजनीति के पहले और शायद सबसे बड़े किंग मेकर थे के कामराज, जिन्होंने किसी प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े प्रधानमंत्रियों को चुनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोनों प्रधानमंत्री थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। आज के इस वीडियो में कुमारस्वामी कामराज की पूरी जीवन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं के कामराज के सियासी सफ़र से। के कामराज का जन्म 1903 में मदुरई के आसपास के एक गांव में हुआ था। इसके बाद 15 बरस की उम्र आते आते आज़ादी के लिए जागरूकता बढ़ने लगी और इसी बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आक्रोशित होने के कारण इन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक तौर से सदस्यता ग्रहण कर ली और इसके बाद असहयोग आंदोलन से लेकर नमक सत्याग्रह तक हर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थे और जब अंग्रेजों के खिलाफ इन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे तो अंग्रेजों की आंख में न खटके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो फिर अंग्रेजों ने भी इन्हें जेल में बंद करना शुरू कर दिया नमक सत्याग्रह के बाद। और अपने पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कार्यकाल में इन्होंने तकरीबन 3000 से ज़्यादा दिन, मतलब तकरीबन 8-9 बरस के करीब जेल में काटी गई हैं। जेल में रहने के दौरान इन्होंने अपनी शिक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। इन्होंने सोचा कि मुझे शिक्षित होना है, इसलिए जेल से ही पढ़ाई प्रारंभ कर दी थी। जेल में ही रहने के दौरान ये कांग्रेस के चेयरमैन, यानी कांग्रेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि अगर आप किसी पद को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर सकते, मतलब उसकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, तो फिर उस पद पे रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे में इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद देश आज़ाद हुआ और आज़ादी मिलने के बाद अपनी इतनी ईमानदारी और कर्मठपूर्वक परिश्रम का इनाम तो मिलना ही था, सो इनाम भी मिला। इनाम था 1953 में मद्रास के मुख्यमंत्री पद का, जिसकी भी बहुत ज़्यादा ना नुकुर के बाद ही इन्होंने उसे एक्सेप्ट किया था। इनका मन नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दबाव के बाद मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया और किया तो क्या खूब किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे कुशल प्रशासन चला के दिखाया। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में नई नई प्रदेशों की सरकारें लगातार प्रशासन व्यवस्था में फेल हो रही थीं। ऐसे में इस देश का सबसे सुव्यवस्थित और सही तरीके से प्रशासित कोई अगर सूबा था तो वो था मद्रास, जिसकी तारीफ उस समय के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं की थी। उन्होंने कहा था कि इस देश का सबसे सही तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रशासित किया जाने वाला राज्य अगर कोई है तो वो है मद्रास। और इसके लिए मैं के कामराज को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। के कामराज उस दौर के नेता थे जिन्होंने अभाव देखा था, जिन्होंने समस्याएं पकड़ी थी, जिन्होंने समाज की नब्ज पकड़ी थी। वो ऐसे नेता नहीं थे कि सीधे लैंड करा दिए गए प्लेन से और उन्हें कुछ समझ नहीं है। वे जनता के मुद्दों से पूरी तरह रूबरू थे, इसलिए समझ रहे थे कि सबसे ज़रूरी चीज़ें अगर कोई है तो वो है शिक्षा।
शिक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों के पुराने रीति रिवाज से थोड़ा आगे बढ़कर हर पंचायत में एक इंटर कॉलेज खोलने की मुहिम शुरू की और हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोलने की मुहिम शुरू की 1953 में, यानी कि जब देश को आज़ाद हुए महज 6 बरस हुए थे। धीरे धीरे इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी होने लगा। योजनाएं धीरे धीरे परवान चढ़ने लगीं और पूरे के पूरे मद्रास प्रदेश के अंतर्गत आने वाले हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खुल गए, हर पंचायत में एक इंटर कॉलेज की स्थापना हो गई। यही नहीं, गरीब तबके के बच्चे भी पढ़ें जिससे उन्हें भी रोजगार के समान अवसर मिल सकें और समाज में एक बराबरी आए। इसके लिए इन्होंने 11वीं तक की कक्षा को निःशुल्क कर दिया। मतलब पहली से 11वीं तक आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं, कोई फीस नहीं लगेगी। जैसा आज हुआ पिटता है कि भाई फ्री कर दिया, फ्री कर दिया, तो के कामराज ने उसी समय फ्री किया था। लेकिन क्या फ्री किया था? शिक्षा। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद के कामराज को पता था कि प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिक इकाई अगर कोई है तो वो है कृषि, और अगर कृषि को मजबूत करेंगे तो पूरा प्रदेश मजबूत होगा। कृषि को मजबूत करने के लिए जो सबसे पहली चीज थी वो थी खेतों में सही तरीके से सिंचाई व्यवस्था के जरिए पानी पहुंचाना, और इसके लिए नहरों का एक सुव्यवस्थित जाल बिछाया गया जिसके जरिए हर खेत तक पानी पहुंचाया गया। अब अगली समस्या थी बिजली, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो बच्चे रात में पढ़ेंगे कैसे और प्रदेश आगे बढ़ेगा कैसे। हर गांव में बिजली का मिशन तैयार किया गया और महज 15 बरस के अंदर अंदर मद्रास के हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई। ये वो ट्रैक रिकॉर्ड था जिसके जरिए के कामराज पूरे देश की नज़रों में चढ़ गए, अखबारों की सुर्खियों में छा गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके बड़े बड़े देश के नेता के कामराज की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। इसी बीच एक देश में घटना घटती है जिसे कहते हैं भारत चीन युद्ध। इतनी महत्वपूर्ण घटना थी और चीन युद्ध में नेहरू की चीन नीति को लेकर लगातार बड़े नेताओं में असंतोष था और इसके खिलाफ उन्होंने संसद से लेके मंत्रिमंडल की बैठकों तक में अपनी नाराजगी जताई थी। नेहरू इससे एक तरीके से उकता से चुके थे, ऊब गए थे कि बार बार वही कमेंटिंग, बार बार वही कमेंटिंग। तो उनको ये लगा कि अगर उत्तर भारत के इन बड़े नेताओं को साइडलाइन करना है तो इसके लिए एक व्यापक प्लान की दरकार होगी, और उत्तर भारत का कोई नेता तो ऐसा करने से रहा। ऐसे में हैदराबाद में नेहरू की मुलाकात होती है के कामराज से और वो कामराज को अपनी सारी बातें बताते हैं। इसके बाद कामराज एक योजना बनाते हैं जिसमें विषयवार बिंदु लिखे होते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस संगठन से कमजोर हो रही है। ऐसे में जो कुछ कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो अब सत्ता में हैं, सत्ता में का मतलब किसी मंत्रिमंडल में हैं, किसी प्रदेश के मंत्रिमंडल में हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य दर्जा प्राप्त मुख्यमंत्री हैं, कैसे भी मंत्री हैं, अगर सत्ता में हैं तो सत्ता से हट के वो सीधे संगठन की बागडोर संभालें। और ऐसे में जिन नेताओं पर सबसे ज़्यादा गाज गिरने वाली थी वो थी उत्तर भारत के जो सबसे बड़े घाघ नेता थे जो नेहरू को परेशान कर रखे थे। और कामराज प्लान के तहत लगातार इन नेताओं की छुट्टियां शुरू हो गईं। नेहरू को प्लान बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि इसे हम पूरे देश में लागू करेंगे। इसी प्लान को बाद में कहा गया कामराज प्लान। लेकिन जैसे लागू हुआ सवाल कामराज पर भी उठने लगे। सबने कहा कि कामराज खुद इतने सीनियर कांग्रेस के नेता हैं तो फिर मुख्यमंत्री के पद पर बने कैसे रह सकते हैं। लोगों ने सोचा कि उनका मास्टर स्ट्रोक है और इसके बाद कामराज प्लान हट जाएगा। लेकिन के कामराज ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अगर मैं ये योजना लेकर आया हूँ तो सबसे पहले इसका पालन मुझी पर होगा। और इसके बाद कामराज ने अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और प्रदेश अध्यक्ष बन गए। हालांकि इसके बाद नेहरू की इस कामराज प्लान को सक्सेसफुल बनाने के बाद पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पद भी उनको मिला था। ऐसे में उत्तर भारत के सभी बड़े नेता साइडलाइन हो चुके थे और के कामराज एक तरीके से प्रदेश की राजनीति से उठकर दिल्ली की राजनीति में जा चुके थे। नेहरू की मौत होने के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उभरा वो ये उभरा कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे में जो दो सबसे बड़े नाम आए, एक था मोरारजी देसाई का और दूसरा पंडित लाल बहादुर शास्त्री का। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा भूमिका स्पष्ट कर देता हूँ। पंडित लाल बहादुर शास्त्री एक तरीके से पंडित नेहरू उनको अपना उत्तराधिकारी बना चुके थे। कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं था, लेकिन स्थितियां ऐसी बनी हुई थी कि जिससे साफ तौर से यही जाहिर हो रहा था जैसे लाल बहादुर शास्त्री को बिना किसी पद के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ था,
यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री जो काम कर रहे थे वो भी उप प्रधानमंत्री सरीखा ही था, जिससे साफ तौर से जाहिर था कि पंडित लाल बहादुर शास्त्री ही इस देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन मोरारजी देसाई के पास संगठन की शक्ति थी और संगठन के जरिए वो लगातार दबाव बना रहे थे। लेकिन के कामराज ने सभी लोगों को पंडित लाल बहादुर शास्त्री के नाम के लिए सहमति करा लिया और आखिर में पंडित लाल बहादुर शास्त्री इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री की मौत के बाद एक बार फिर से वही सवाल कि अब कौन। इस बार के कामराज के सामने चुनौती ज़्यादा थी, क्योंकि इस बार लाल बहादुर शास्त्री सरीखा कोई नेता मोरारजी देसाई के सामने था नहीं और देसाई ने खुले तौर से कह दिया था कि अब वो ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद कांग्रेस में सक्रिय होता है एक ग्रुप, यानी सिंडिकेट ग्रुप। सिंडिकेट ग्रुप वो ग्रुप है जिसे कहा जाता है कि ये वो लोगों का ग्रुप है जिनको हिंदी नहीं आती है, जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप को सिंडिकेट ग्रुप कहते हैं। और इस सिंडिकेट ग्रुप की वजह से कांग्रेस के ऊपर एक दबाव के कामराज के द्वारा बनाया जा रहा था। लेकिन इस सिंडिकेट ग्रुप के नेताओं ने ये कह दिया कि के कामराज ही प्रधानमंत्री बन जाएं। ऐसे में के कामराज ने कहा कि वह नो हिंदी नो इंग्लिश देन हाउ, मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री है और उसे ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है तो वो प्रधानमंत्री बन कैसे सकता है, क्योंकि के कामराज अपनी खाली मातृभाषा में प्रवीण थे जो कि तमिल थी। ऐसे में कामराज ने अपने पद को अस्वीकार कर दिया और इसके बाद इंदिरा गांधी का नाम आगे किया और सभी कांग्रेस के सांसदों से सहमति दर्ज करा के मोरारजी देसाई के तेवरों को ठंडा कर दिया और इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी। कहानी यही नहीं खत्म है, कहानी इसके आगे है। इसके आगे की कहानी है कि किस तरीके से दिल्ली के सत्ता के गलियारों का सबसे बड़ा खिलाड़ी राजनीति के मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। कैसे महज 7-8 वर्ष के अंदर ही के कामराज जो देश के हीरो थे वे भूले जा चुके थे, बिसराए हुए हीरो हो चुके थे। चलते हैं 67 में। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, केंद्र का चुनाव होता है और इस बार 62 से भी बुरे हाल हो जाते हैं। कांग्रेस सत्ता में तो आती है लेकिन सीटों में काफ़ी गिरावट थी, यहाँ तक कि के कामराज खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। ऐसे में इंदिरा गांधी खुद एक प्रस्ताव लेके आती हैं। एक प्रस्ताव लाती हैं कि संगठन के वे नेता जो अपनी संसदीय सदस्यता नहीं बचा पाए हैं, यानी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। और ऐसे में गाज कामराज पे भी गिरी। कामराज को राष्ट्रीय नेतृत्व से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इसके बाद कामराज ने प्रदेश की राजनीति का रुख किया। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कांग्रेस के दो फाड़ हो जाते हैं। एक कांग्रेस आई होती है और एक कांग्रेस ओ, मतलब कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में ही थे के कामराज। हालांकि उस विभाजन पर मैं कभी और वीडियो लेकर आऊँगा, फिलहाल इस वीडियो में खाली के कामराज के विषय पर ही बात होगी। इसके बाद के कामराज प्रदेश की राजनीति का रुख करते हैं लेकिन वहाँ भी कुछ खास सफलता नहीं मिलती है और धीरे धीरे राजनीति के उस स्याह अंधेरे में चले जाते हैं जहाँ से बड़े बड़े नेताओं की शक्लें भी नहीं दिखा करती हैं। और फिर 2 अक्टूबर 1975 को अपने सबसे प्रिय नेता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन कामराज का निधन हो जाता है हृदयाघात के चलते। तो ये थी कहानी के कामराज की, जिन्होंने इस देश के 2 सबसे बड़े प्रधानमंत्रियों को इस देश को दिया, यानी इंदिरा गांधी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री। और उसके बाद उस नेता का क्या हुआ, ये तमाम बातें आपको अच्छी लगी होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट